ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में आर्यन खान की जमानत बोली को आज मुंबई की एक अदालत ने खारिज कर दिया है। 8 अक्टूबर से शाहरुख खान के 23 वर्षीय बेटे को मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रखा गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 अक्टूबर को आर्यन खान, उनके साथी अरबाज मर्चेंट और 7 अन्य को गिरफ्तार किया था। जब एनसीबी के अधिकारियों ने क्रूज लाइनर पर एक रेव पार्टी पर हमला किया तो आर्यन खान पर कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला था, ऐसा उनके वकीलों ने कहा है। 2 अक्टूबर को एक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान हिरासत में लिए जाने और बाद में गिरफ्तार होने के बाद से आर्यन खान सुर्खियों में है। स्टार किड को कई मौकों पर जमानत से वंचित किया गया है और आज भी उसकी जमानत खारिज कर दी गई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान का बेटा न्यायिक हिरासत में रहते हुए जीवन के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। सूत्रों के अनुसार वह अपने माता पिता से व्यक्तिगत रूप से भी नहीं मिल पा रहे हैं। आर्यन, जिसे 14 अक्टूबर को क्वारंटाइन सेल से रेगुलर वार्ड में स्थानांतरित किया जाना था, अब सुरक्षा कारणों से एक विशेष बैरक में रखे गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जेल स्टाफ आर्यन खान के स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में विशेष रूप से चिंतित है, क्योंकि उसने ठीक से खाया या पिया नहीं है और टॉयलेट का उपयोग करने से बच रहा है। यह भी आरोप लगाया गया है कि आर्यन नहाता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान और गौरी खान को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। जब स्टार किड ने अपने माता पिता से मिलने की कोशिश की तो उन्हें केवल वीडियो कॉल के जरिए ही ऐसा करने दिया गया। कोविड-19 स्थिति के आधार पर जेल के नए नियमों के अनुसार कैदियों को अब व्यक्तिगत रूप से रिश्तेदारों के साथ जाने की अनुमति नहीं है और वे महीने में केवल 2 या 3 बार वीडियो कॉल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह की शुरुआत में कैदियों के साथ आमने सामने बैठक की अनुमति दी जा सकती है। 7 अक्टूबर को मुंबई जाने वाले एक क्रूज पर छापेमारी के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद आर्यन को 14 दिनों की न्यायिक जेल की सजा सुनाई गई थी और वह 8 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद है। फैब इंडिया ने अपने फेस्टिव कलेक्शन के लिए एक हालिया कमर्शियल वाले एक ट्वीट को हटा दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया के एक सेक्टर ने अपनी कथित थीम के कारण बहिष्कार का आह्वान किया था। फैब इंडिया ने इस महीने की शुरुआत में अपने संग्रह के बारे में एक लेख का लिंक ट्वीट किया था, जिसमें लाल रंग के भारतीय परिधान पहने 5 मॉडल शामिल थे। खुदरा विक्रेता ने ट्वीट किया, एज वी वेलकम द फेस्टिवल ऑफ लव एंड लाइट, जश्न रिवाज बाय फैब इंडिया इज अ कलेक्शन दैट ब्यूटीफुली पेज होमेज टू इंडियन कल्चर। वही तस्वीर अब फैब इंडिया की वेबसाइट पर है, लेकिन जश्न रियाज के नारे के बिना। फैब इंडिया ने एक बयान में घोषणा की कि उनके उत्पादों का जश्न रिवाज कैप्सूल हमारे उत्पादों का दिवाली संग्रह नहीं है और इसके अभी तक जारी दिवाली संग्रह को झिलमिल सी दिवाली कहा जाएगा। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, वी एट फैब इंडिया हैव ऑलवेज स्टूड फॉर सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया विद इट्स myriad traditions in all use. In fact, Fab India, Celebrate India is our tagline and also a word mark. Our current capsule of products under the name Jashn Riwaz is a celebration of Indian tradition. The phrase means that literally, the capsule is not our Diwali collection of products. Our Diwali collection is called Jhalmal Si Diwali, is yet to be launched. Please do keep a lookout. It is going to be beautiful. बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को फैब इंडिया पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि दीपावली is not Jashn Riwaz and that the brand must face economic cost for such deliberate misadventures. उनकी टिप्पणी ने आक्रोश और ट्रोलिंग को जन्म दिया। दूसरी ओर अन्य लोगों ने इसका विरोध किया, यह दावा करते हुए कि उर्दू में संग्रह को बुलाना दिवाली की भावना से अलग नहीं होगा। लेखक सोनाली फुल्लर श्रॉफ ने ट्वीट किया, बॉयकॉट फैब इंडिया इज ट्रेंडिंग बिकॉज दे हैव पोएटिकली नेम्ड देयर दिवाली कलेक्शन जश्न रिवाज। दिस इज बियॉन्ड रिडिकुलस। हाउ डज नेमिंग अ कलेक्शन इन उर्दू लेसन योर दिवाली फॉर यू। एक प्रमुख ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क को सोशल मीडिया की काफी आलोचना के बाद एक अंतर्धार्मिक गोद भराई वाले विज्ञापन को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फैब इंडिया की शुरुआत 1960 में जॉन बिसेल द्वारा स्थापित होम फर्निशिंग निर्यात कंपनी के रूप में हुई थी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के पास स्थित है। हवाई अड्डे का उद्देश्य बौद्ध पर्यटन को बढ़ाना है, क्योंकि कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण का अनुभव किया था। पीएम मोदी ने कहा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दशकों के श्रम और दूरदृष्टि की परिणति है। आज मैं 2 तरह से खुश हूँ। यह पूर्वांचल के लोगों से किए गए वादे का सम्मान करने का समय है। उन्होंने बताया कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न केवल हवाई संपर्क प्रदान करेगा, बल्कि एक व्यावसायिक परिस्थिति की तंत्र का निर्माण भी करेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुशीनगर का विकास उत्तर प्रदेश
प्रदेश, राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस लक्ष्य के लिए भगवान बुद्ध के जन्म स्थान को विकसित करने, संपर्क में सुधार लाने और बौद्ध उपासकों के लिए सुविधाएं प्रदान करने पर काफी जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि टाटा समूह को राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया की हालिया बिक्री से भारत के विमानन क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, देश के विमानन क्षेत्र को पहले सुविधा और सुरक्षा के साथ ठीक से काम करना चाहिए। उद्घाटन समारोह में योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ श्रीलंकाई कैबिनेट मंत्री नमल राजपक्षे के नेतृत्व में 130 मजबूत टीम ने भाग लिया। कोलंबो, श्रीलंका से पहली उड़ान श्रीलंका ले जा रही थी 100 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं और गणमान्य व्यक्तियों की श्रीलंकाई समूह, जिसमें 12 सदस्यीय पवित्र अवशेष शामिल है, जो प्रदर्शन के लिए पवित्र बुद्ध अवशेषों को ले जा रहे हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन को चिन्हित किया। समूह में श्रीलंका के 4 बौद्ध निकटों में से प्रत्येक के अनुनायक भी शामिल हैं। असगिरिया, अमरपुरा, रामन्य और मालवत्ता। टीम के साथ श्रीलंका सरकार के 5 सदस्य होंगे, जिसका नेतृत्व कैबिनेट मंत्री नमल राजपक्षे करेंगे, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे भी हैं। पीएम मोदी बाद में महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए कुशीनगर में एक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। उत्तराखंड में मंगलवार को आधिकारिक मौत का आंकड़ा बढ़कर 40 हो गया, जिसमें नैनीताल के सबसे बुरी तरह प्रभावित जिले में कम से कम 18 लोग मारे गए। कई लोग लापता हो गए हैं, जिससे आशंका है कि मरने वालों की संख्या कहीं अधिक होगी। स्थानीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 2 दिनों में राज्य में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। नैनीताल के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अशोक जोशी के अनुसार जिले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो सकती है। उन्होंने कहा, हमारे पास कई स्थानों पर फंसे लोगों की सूचना है। हमारी टीमों को भेज दिया गया है, लेकिन इस मौसम में ऑपरेशन मुश्किल है। ग्वाला नदी के अत्यधिक पानी ने मंगलवार को नैनीताल जिले के काठगोदाम स्टेशन तक जाने वाले रेलवे ट्रैक को बहा दिया, जिससे सैकड़ों यात्री फंस गए, क्योंकि मार्ग पर सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। भूस्खलन से जिले में 12 राष्ट्रीय और राज्य मार्ग भी बंद हो गए हैं। लगातार दूसरे दिन पहाड़ी शहर नैनीताल बाढ़ग्रस्त द्वीप बन गया। तीनों सड़क मार्गों को अवरुद्ध करने वाले मलबे से राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। सोमवार को नैनीताल भोवाली मार्ग को बंद कर दिया गया और शाम तक नैनीताल हल्द्वानी और नैनीताल कालाढूंगा मार्ग भी जनता के लिए बंद कर दिया गया है। भोवाली, मुक्तेश्वर और रामगढ़ के आसपास के शहरों में सड़क की पहुंच बंद हो गई है। जिला अधिकारियों के अनुसार जब तक ग्वाला बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता, तब तक रेलवे ट्रैक को ठीक नहीं किया जा सकता है। नैनीताल के उपमंडल मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन ने कहा, ट्रेनों को 20 अक्टूबर तक रद्द कर दिया गया है। जल स्तर नीचे जाने के बाद मरम्मत शुरू हो जाएगी। जिले में कई सड़कें अवरुद्ध हैं और उन्हें यातायात के लिए खोलने में घंटों लगेंगे। हमने होटल और होम स्टे मालिकों से फंसे हुए पर्यटकों को भोजन और राहत सामग्री उपलब्ध कराने को कहा है। इस बीच मंगलवार को नैनी झील का जलस्तर खतरे के क्षेत्र से 1 फुट ऊपर बढ़ गया, जिससे मॉल रोड में पानी भर गया और झील में रहने वाली कई मछलियों की प्रजातियां बाहर आ गयी। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मछली पकड़ते और तस्वीरें लेते देखा गया है। नैनीताल के लगभग हर इलाके में पानी भर गया है और रेस्टोरेंट और होटल बंद है। प्रशासन ने हमें पर्यटकों को भोजन और जरूरत का सामान उपलब्ध कराने के लिए कहा है। नैना देवी मंदिर और प्रसिद्ध बोट हाउस क्लब पानी में तैर रहे थे। इस तथ्य के बावजूद कि सोमवार को सभी फ्लड गेट खोल दिए गए थे, अधिकारियों ने दावा किया कि जल स्तर लगातार चढ़ रहा है। बारिश ने कुमाऊं हिमालय के निचले इलाकों को भी नुकसान पहुंचाया है। हल्द्वानी में एक पुल बह गया और ग्वाला की तेज धाराओं में एक हाथी को बह जाने से बचा लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड को आश्वासन दिया गया है कि संकट से निपटने के लिए केंद्र हर संभव मदद करेगा। सीएम ने पीड़ितों के रिश्तेदारों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की पेशकश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मवेशियों के नुकसान का मुआवजा भी दिया जाएगा। अब तक हमारे पास 34 मौतों की सूचना है और 5 लोग लापता हैं। हम मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देंगे। जिन मालिकों के
घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सोमवार को रामनगर के एक रिजॉर्ट में 100 सहित नैनीताल के आसपास के विभिन्न स्थलों पर कई पर्यटक फंस गए थे। अति प्रवाहित कोसी नदी के पानी के संपत्ति पर आक्रमण करने के बाद रिजॉर्ट के मैदान और पार्किंग स्थल में पानी भर गया। कई अन्य जिन्होंने भुवाली, मुक्तेश्वर और रामगढ़ में होटलों और घरों में लंबा सप्ताहांत बिताने की योजना बनाई थी, बिजली और नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी के कारण फंसे रह गए थे। 5 अन्य लोगों के साथ भुवाली में फंसे एक आगंतुक ने कहा कि पड़ोस में घंटों बिजली नहीं थी। लोग प्रावधानों का भंडार कर रहे हैं और हम नहीं जानते कि हम कब जा पाएंगे। राजमार्गों को रोक दिया गया है और महत्वपूर्ण आपूर्ति के लिए किससे संपर्क किया जाना चाहिए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुमाऊं क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्वीकार किया कि उसके 6 सब स्टेशनों में पानी भर गया था। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक दीपक रावत ने कहा, हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं लेकिन यह मुश्किल है। दिन के लिए सीएम की सभी योजनाएं रद्द कर दी गयी, जिसमें देश की राजधानी की यात्रा भी शामिल थी। वह इसके बजाय आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष गए। बाद में धामी और डीजीपी अशोक कुमार ने गढ़वाल और कुमाऊं के बारिश प्रभावित इलाकों का हवाई टो लिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा कि वह जल्द ही अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करेंगे और वह 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, जिससे सभी अटकलों पर विराम लग गया है। अमरिंदर के राजनीतिक सलाहकार ने एक ट्वीट में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए कहा, पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है। 1 साल से अधिक समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हमारे किसानों सहित पंजाब और उसके लोगों के हितों की सेवा के लिए जल्द ही अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा करूंगा। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में बीजेपी इंडिया के साथ सीट व्यवस्था की उम्मीद अगर किसानों के हित में फार्मर्स प्रोटेस्ट का समाधान किया जाता है। साथ ही समान विचारधारा वाले दलों जैसे अलग हुए अकाली समूहों, विशेष रूप से ढींसा और ब्रह्मपुरा गुटों के साथ गठबंधन को देखते हुए पंजाब के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नामित किया गया था, के साथ सत्ता संघर्ष के बाद अपमान का हवाला देते हुए अमरिंदर ने शीर्ष पद से इस्तीफा देने के ठीक 1 महीने बाद यह कदम उठाया है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में अमरिंदर ने यह भी कहा कि वह मेरे लोगों और मेरे राज्य का भविष्य सुरक्षित नहीं कर लेते। यह कहते हुए कि पंजाब को राजनीतिक स्थिरता और आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षा की आवश्यकता है, अमरिंदर ने कहा, मैं अपना वादा करता हूँ लोगों को मैं इसकी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा जो आज दांव पर है।